हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। हिस्ट्री का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, उसकी शुरुआत हमने पहले से कर चुकी है। पहले वीडियो में हमने गुलाम वंश से संबंधित सभी राजाओं के बारे में जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, सभी के बारे में डिटेल्स में जाना। आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे खास वंश जिसका नाम है खिलजी वंश, उनके बारे में पूरा डिस्कशन के द्वारा सबको याद करेंगे, सबको समझेंगे कौन कैसे क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, गुलाम वंश की जो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में हम सबसे पहले जानेंगे कि खिलजी वंश की उत्पत्ति हुई कैसी। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खिलजी वंश की स्थापत्य कला, खिलजी वंश का पतन, और लास्ट में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ रखी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि खिलजी वंश की उत्पत्ति हुई कैसी। खिलजी वंश की उत्पत्ति मेन बात ये हो जाती है कि जब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था सैफुद्दीन केमर्स की जो हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा कर दी जाती है। और ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी आगे चलकर खिलजी वंश का संस्थापक बनता है, खिलजी वंश की नींव रखता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि खिलजी वंश जो है वो मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था और दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत में दूसरा शासक परिवार था। मतलब पहले तो गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का अपना एक बड़े व्यापक पैमाने पर कबीला था जो कि अफ़गान में था। जैसे अगर हम गजनवी की बात करें या गजनी की गौरी की बात करें तो इनका भी बड़े व्यापक पैमाने पर गजनी यानी तुर्क में शासन था, बहुत ज़्यादा कबीला था। तो उसी प्रकार खिलजी का भी अपना एक कबीला था अफ़गानिस्तान में। लेकिन ये क्या है, ये पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह एक राजवंश भी था जो एक तुर्किस्तान था, माने मूल रूप से तुर्किस्तान के रहने वाले थे। फिर आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश में सबसे पहला नाम आता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी। टाइम पीरियड है 1290 से 1298। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की अगर हम बात करें तो इसमें एक नाम आता है बुर्गा खां। बुर्गा खां की सलाह पर कैकूबाद वही है जिसे पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान माना जाता है कि जिसके पिता के रहने के बावजूद भी बेटे को राजगद्दी यानी सिंहासन पर बैठाया गया। तो हालांकि बुर्गा खां का पिता के तौर पर, माने जो बुर्गा खां था वो पिता था कैकूबाद का, तो इन दोनों के बीच जो आपसी संबंध थे काफ़ी अच्छे थे। तो इसीलिए कैकूबाद जो है अपने पिता बुर्गा खां की सलाह पर जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया और कैकूबाद ने जलालुद्दीन को साइंता खां की उपाधि दे दी। अब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो था वो बहुत ही दिमाग इसका जो था काफ़ी तीव्र गति का था। मतलब इसने क्या किया, ये नहीं चाहता था कि गुलाम वंश का अगला शासक मैं बनूं, ये अपना एक अलग साम्राज्य चलाना चाहता था। इसीलिए जब कैकूबाद के शासनकाल में इसने सैफुद्दीन कैमर्स नाम के एक व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है, सुल्तान घोषित कर देता है। ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी स्वयं इसको सुल्तान बनाता है, लेकिन 6 महीने बाद कैमर्स की हत्या ये खुद ही कर देता है। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी खुद ही कैमर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। फ़िरोज़ खिलजी शासक बनने से पहले आरिज ए मुवालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख था और 70 वर्ष की आयु में कैकूबाद द्वारा निर्मित किलोखरी यानी किलोखरी एक महल है जो कि दिल्ली के समीप स्थित है, उसका निर्माण कैकूबाद ने करवाया था। तो इसमें अपना राज्याभिषेक करवाता है और किलोखरी को ही अपना राजधानी बनाता है। कौन? फ़िरोज़ शाह खिलजी। आगे बढ़ते हैं कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो था एक उदार प्रवृत्ति का था। उदार प्रवृत्ति का मतलब कि एक उदार धार्मिक नीति था। दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक जिसका ये कहना था और इसने घोषणा भी कर रखी थी कि मेरे शासन का जो मेन आधार होगा वो प्रजातांत्रिक होगा, यानी प्रजा की इच्छा के अनुरूप होगा, जो भी प्रजा का कहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। ऐसी घोषणा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और इसकी उदार नीति ऐसी थी कि इसने अपने शत्रुओं को भी उच्च पद पर बैठा के रखा था और इसके शत्रुओं ने इसके खिलाफ कई बार विद्रोह किया, लेकिन उन विद्रोहियों को फिर भी पद से नहीं हटाया। अमीर खुसरो इसके बारे में बात कहता है कि अपनी पुस्तक मिहतफ उल फतह में एक बात कहता है कि जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि अनेक हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए मेरे महल के पास से गुजरते हैं तथा मूर्ति विसर्जन करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किए गए अभियान के बारे में कि इसने अपने शासनकाल के दौरान कौन कौन से अभियान किए। सबसे पहला अभियान करता है रणथंभौर अभियान 1291 में। हालांकि उसको जीत नहीं पाता है और ये कहता है कि वह मुस्लिम सरदारों के खून के बदले इस किले को नहीं जीतना चाहता। इस किले का महत्व मुस्लिम सेना के बाल के बराबर है। तो ऐसा उसका कहना था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करता है कि 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, अब्दुल्ला जो कि मंगोलों का नेतृत्व कर रहा होता है, मंगोलों का जो आक्रमण है भारत में वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर हो चुका था। माने जो भारत का जो उत्तरी छोर है वहाँ से आक्रमण स्टार्ट हो चुका था। लेकिन मेन तौर पर अगर हम बात करें कि जब 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी पर आक्रमण किया तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने बखूबी से उनको पराजित कर दिया, यानी मंगोलों को पराजित कर दिया। और जब मंगोलों को पराजित कर दिया तो इसमें एक शख्स होता है मंगोल सेनापति, इस मंगोल सेना नायक, जिसका नाम होता है उलुग खां। उलुग खां के साथ साथ 4000 मंगोल सैनिक जो हैं वो मुस्लिम धर्म कबूल लेते हैं, क्योंकि मंगोलों को पराजित कर दिया था किसने? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। जब 4000 मंगोलों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और इनको जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। और ख़ास बात यह है कि इनको रहने के लिए दिल्ली के समीप एक स्थान दिया। और यही उलुग खां जिसने मंगोल का था ये और इस्लाम धर्म को कबूला था, बाद में फिर जब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के शासनकाल में आया तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खां के साथ कर देता है। और आगे चलकर ये धर्मांतरित जो मंगोल नव मुस्लिम कहलाए और 1292 में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी मंडौर जोधपुर को जीता और सल्तनत में मिला दिया। अब यहाँ देखने वाली बात ये हो जाती है कि 1294 में अब एंट्री होती है किसकी? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के दामाद, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी की। तो 1294 में अली गुरसप्पा नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि इसके बचपन का नाम था अली गुरसप्पा, ये अलाउद्दीन खिलजी ही है। ये क्या करता है कि मालवा और भीलसा, यानी जो कि आज विदिशा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आक्रमण करता है। मालवा अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन, धार, चंदेरी के मंदिरों को नष्ट कर दिया और इस अभियान में प्रसन्न होकर अपने भतीजे और दामाद अली गुरसप्पा को काड़ा मनिकदार उत्तर प्रदेश के साथ 2 अवध का इख्तियार बना दिया। कौन? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। अभी तक क्या था कि अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी किसके अंडर काम कर रहा था? जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के अंडर काम कर रहा था। लेकिन जब वो अगला आक्रमण करता है, दक्षिण अभियान करता है 1296 में, जब सुल्तान की अनुमति के बिना देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है और भारी मात्रा में धन लूट ले आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, क्योंकि उसके अनुमति के बिना, यानी सुल्तान की अनुमति के बिना अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण अभियान की ओर गया। तो बाद में क्या होता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी अलाउद्दीन के सामने आया, अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत शातिर दिमाग का था। इसको पता था कि मैंने बिना अनुमति के आक्रमण किया है तो जाहिर सी बात है कि मुझे सज़ा मिलेगी। तो ये पहले से अलर्ट था। और जब अलर्ट था तो इसका एक दोस्त था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन खुद। तो ये क्या करता है कि जब सुल्तान के सामने पेश होता है तो पहले तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो कि मैंने बिना अनुमति के आपके देवगिरी पर हमला किया। साथ ही वो धन सौंप देता है और धन सौंपने के बहाने जब ये जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से गले मिलता है अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी संकेत में अपने खास मित्र इख्तियारुद्दीन खुद को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को मारने के लिए बोलता है और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी पर पीठ पीछे इख्तियारुद्दीन खुद कई तलवार से वार करता है, जिससे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और ये अलाउद्दीन इतना खतरनाक था, यानी दिल्ली सल्तनत में अगर कोई सबसे खतरनाक शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। यानी अपने ससुर को मरवाया तो मरवाया, लेकिन उसके साथ साथ अपने भाले के ऊपर जो टॉप व्यू है वहाँ पर जलालुद्दीन का सिर लटकाकर सत्ता की तख्त पर गया। जब वो दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा तो उसी दौरान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को सर को अपने भाले के ऊपर रखे हुआ था। तो इसी घटना को बर्नी ने, अपने जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है बर्नी, वो अपने शब्द बखूबी से कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर बर्नी का एक कथन होता है कि जो शहीद सुल्तान फिरोज़ खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया।
और उसे सुल्तान घोषित कर दिया। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि अभी जब फ्रेश तौर पर जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को मारा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो जब भाले के ऊपर से जब सिर रखा हुआ था तो उसका रक्त टपक रहा था, तो उसका रक्त उसके सिर से टपक रहा था और इधर अलाउद्दीन खिलजी को तख्तो ताज पहनाया गया, उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश का दूसरा शासक आता है, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310, इसका जो वास्तविक नाम था अली गुरसप्पा था। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण जो है वो दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में किया गया था। ये बलबन जो कि गुलाम वंश का था, खास शासक था गुलाम वंश का। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, यानी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। और इसने यामनी उल खलीफा तथा नसीरी अमीर उल मोमनीत जैसी उपाधियां भी धारण कर रखा था। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी, सिवाना तथा जालौर पर विजय प्राप्त किया। यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर को जाता है। अब यहाँ एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर मलिक काफूर था कौन। तो जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का टाइम पीरियड था तो उस दौरान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का एक सेनापति होता था जिसका नाम था नुसरत खां। नुसरत खां जब गुजरात विजय करता है तो उस दौरान वहाँ से मलिक काफूर को ख़रीदता है, जो कि एक हिंदू हिजड़ा था। उसको ख़रीदता है 1000 दिनार में। जब 1000 दिनार में ख़रीदता है और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के सामने प्रस्तुत करता है। और इसी दौरान एक छोर में क्या हो रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर हमला किया गया था। तो जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का आमना सामना होता है तो अलाउद्दीन कहता है कि मैंने आपके बिना अनुमति के देवगिरी पर हमला किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हालांकि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उदार प्रवृत्ति का था, बाद में उसने क्षमा कर दिया और जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इसी बात पर एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक पुरस्कार लेकर आया हूँ, और उस पुरस्कार के तौर पर मलिक काफूर था, है ना। तो मलिक काफूर को जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश करता है तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो मलिक काफूर कहता है कि जनाब मैं आपके लिए कुछ भी कह सकता है, कहो तो जान दे दूं। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जान ले सकते हो, तो वो कहता है हाँ जान ले सकता हूँ। तो इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने उसके आसपास खड़े व्यक्ति, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के खास व्यक्ति थे दोनों, उसको मरवा देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से काफ़ी प्रसन्न होता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता, क्योंकि उसके नाराज़ होने का मेन कारण था कि जब मलिक काफूर द्वारा जिस व्यक्ति को मारा गया था वो जलालुद्दीन खिलजी के खास आदमी थे, उनको मारा गया था। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया और इसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। और ख़ास बात यह है कि इसे अपनी सेनापति नियुक्त कर देता है और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नीति थी उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली था। और अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय दिया जाता। उलेमा वर्ग जो होता है वो एक पगड़ी बांधे हुए व्यक्तियों का समूह होता है। माने कहने का मतलब ये होता है कि जब राजगद्दी पर राजा बैठा होता है तो उसके आसपास उलेमा होते हैं। उलेमा का मेन काम ये होता है कि राजा को सलाह देना कि आप ये काम करो या ना करो, लेकिन राजा इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता कि वो उलेमा की बात को माने या ना माने, ये राजा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक क्षेत्र में महान सेनानी था। इसने सेना को नगद वेतन देने का प्रचलन शुरू किया, स्थायी सेना रखा, खास तौर पर घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब इसकी मृत्यु कैसी हुई ये जानते हैं। तो जलोदर नाम का एक रोग होता है, उससे ग्रसित हो गया था बहुत ज़्यादा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में बिताया। इसकी जो मृत्यु है 5 जनवरी 1316 में हो गई।
अगला शासक जो आता है, पहले इसके निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं। इसका जो निर्माण कार्य था वो था स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे भवनों का निर्माण करवाया। उनमें से एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जिसे कुक्स ए शिकार कहा जाता है ना, उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्क कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसे दिल्ली के समीप सीरी के किले को अपनी राजधानी बनाया था। सीरी किला, हजार सीतून खंभा महल भी कहा जाता है, अलाई दरवाज़ा और कौसी के सीरी, इन 4 मुख्य भवनों का निर्माण करवाया था। ये है दिल्ली में स्थित जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा। अब बात करते हैं खिलजी वंश के अगले शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। अब कुतुबुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। इसमें भी बहुत सारी घटनाएं शामिल हैं, बहुत ही घटनाएं। बेसिक तौर पर अगर हम बात करें कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी का जो खास मित्र था और ख़ास जो सेनापति था मलिक काफूर जो है वसीयतनामा पेश करता है। और उस वसीयतनामा में पेश करता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र हैं खिज खां, सल्दी और मुबारक खां, इन तीनों को राजा बनाने की पेशकश नहीं करता है। मलिक काफूर के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को मरवाने का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। और मलिक काफूर ये नहीं चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे राजगद्दी पर बैठें। इसीलिए खिज खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, तो ये जो मलिक काफूर है खिज खां के नाबालिग पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया। और विरोध करने पर खिज खां और सल्दी खां की आंखें निकाल दी और मुबारक खां को जेल में डाल दिया, है ना। अब इसी बात को तुर्की सरदार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो तुर्की सरदारों ने विद्रोह किया और मलिक काफूर को मौत के घाट उतार दिया। तो इस दौरान तुर्की सरदारों ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे छोटा बेटा था, इसके 3 बेटे थे, खिज खां, सल्दी और मुबारक खां, तो मुबारक खां को गद्दी में बैठा दिया और उसको नायाब ए ममलिकत की उपाधि दे दी। अब यहाँ जब मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है तो शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर देता है और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से सुल्तान बन जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत में ऐसा प्रथम शासक जिसने खलीफा का पद धारण किया वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। गद्दी पर बैठने के बाद ही उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में उसको परास्त कर दिया। बाद में उसे बंदी बनाकर उसकी खाल उधड़वा दी और देवगिरी को सल्तनत में शामिल कर लिया और देवगिरी का नाम कुतुबाबाद कुतुबुल इस्लाम कर दिया। और अपने शासन काल में उसने गुजरात के विद्रोहों का भी दमन किया। इसके बारे में और युद्धों के बारे में विवरण नहीं मिलता, खास तौर पर इन्हीं दोनों के बारे में विवरण मिलता है। एक देवगिरी के राजा हरपाल पर आक्रमण किया था और एक गुजरात के विद्रोहियों का दमन किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने सैनिकों को 6 माह का एडवांस में वेतन दे दिया, यानी पहले से एडवांस सैलरी दे दी, है ना। और विद्वानों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जो छीनी गई जागीरें थीं उनको वापस कर दी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है उसको इसने समाप्त कर दिया, है ना। और एक खास बात यह है कि इसके बारे में एक बात कही जाती है कि उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को अपने हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित कर दिया। और साथ ही उसने अल वसी बिल्लाह की धर्म के प्रधान उपाधि भी धारण कर लिया था। और गुजराती हिंदू मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित खुसरो मुबारक उस समय एक काफ़ी खास व्यक्ति था, मुबारक खिलजी का खुसरो, तो वो विश्वास पात्र बन गया खुसरो का और सुल्तान ने इसे अपना नायाब ममलिकत बना दिया। और बाद में क्या होता है कि अप्रैल 1320 में यही खुसरो जिसको मुबारक शाह ने अपना विश्वास पात्र बनाया था, यही खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक सुल्तान की हत्या कर देता है और नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम पर गद्दी पर बैठ जाता है। और यह कुछ समय तक शासक रहा, अप्रैल से सितंबर तक। और आगे चलकर इसकी हत्या कर दी जाती है गाजी खां के द्वारा। अब यहाँ से एंट्री होगी तुगलक वंश की। तो आज खिलजी वंश में इतना ही, ये थ्योरी सेशन था। अब हम एमसीक्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब